अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। मेरे लिए तो बड़ी आसानी कर दी गवर्नमेंट ने, ये झगड़ा ही खत्म हो गया। सर एक्स्ट्रा क्लास नहीं, सर जीटी में करें, सर गुलबर्ग में करें। अब तो चाहे जीटी हो चाहे गुलबर्ग हो, सब चुप करके सुन लेंगे। एंड कहाँ किया था मैंने? बल्कि हाँ, वो सवाल दिया था एक, और उसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। एसी चलाना जी, चले रहने दीजिए, ठीक। हाँ जी, एंट्रीज बताऊं? तो पहले सामने टेबल दिखाऊं, एंट्रीज बताऊं। फर्स्ट जनवरी 17 प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट 600। दूसरी 31 दिसंबर 17 डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट 100। अगली क्योंकि रिवैल्यूएशन हो रही है तो एक्यूमुलेटेड को एलिमिनेट कर देंगे। 1 जनवरी 18 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट प्लांट क्रेडिट 100, और फिर प्लांट अपवर्ड रिवैल्यू हो जाएगा 50 से। 1 जनवरी 18 प्लांट डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट 50। फिर उसके बाद उसी दिन इम्पेयरमेंट टेस्टिंग की तो रिकवरेबल अमाउंट कम है और इम्पेयरमेंट हो जाएगी 3 मिलियन की। ठीक है, 3 मिलियन की इम्पेयरमेंट हो जाएगी, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट 3। फिर 31 दिसंबर 18 डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 109.4। फिर उसके बाद सरप्लस ट्रांसफर करेंगे 9.4। चलो ठीक है भाई, ये भी सही है। फिर उसके बाद 1 जनवरी 19 एक्यूमुलेटेड को एलिमिनेट करना है, और एक्यूमुलेटेड ये 109 भी है और 3 भी है, तो 112.4 बन जाएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड पेमेंट लॉस डेबिट और प्लांट क्रेडिट। और फिर रिवैल्यूएशन मजीद अपवर्ड हो जाएगी 80 से 80 नहीं है 80 से। डेप्रिसिएशन 109.4 थी वैसे राउंड ऑफ करके 109 ही आती थी। अच्छा वो उसका फर्क है, फिर आगे भी उसका फर्क चलेगा। तो 80 ठीक है, 80 क्यों भाई 80 नहीं है? फिर उसके बाद 31 दिसंबर 19 डेप्रिसिएशन आ जाएगी 129.4। जवाब भाई डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड पेमेंट लॉस क्रेडिट, और फिर इसमें 29.4 ये एक्स्ट्रा है, ये सरप्लस ट्रांसफर हो जाएगा। फिर उसके बाद 1 जनवरी 20 12 का इम्पेयरमेंट लॉस है, 12 का सरप्लस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड पेमेंट लॉस क्रेडिट। अब चूंकि रिवैल्यूएशन नहीं थी इसलिए एलिमिनेशन नहीं होगी। 31 दिसंबर 20 डेप्रिसिएशन चार्ज होगी 125.4, और इसमें 25.4 सरप्लस ट्रांसफर की एंट्री होगी।
है? तो मैंने क्या बोला? अच्छा 25.4। फिर 1 जनवरी 21 को इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स होगा 8 से, और फिर ईयर एंड पे डेप्शन चार्ज हो जाएगी 129.4। ठीक, बस अब आप हो गए चीते। और IAS 23 में कल मैंने सिर्फ टर्म्स ही बताई थी, नहीं रिकग्निशन बताई थी। रिकग्निशन की 2 शाखें बनाई थी, कौन सी? इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स हो रहा है 8 से, 8 नहीं है, जितना लॉस चार्ज किया था 12, तो रिमेनिंग लाइफ कितनी रहती थी? 3। तो 12 को 3 पे डिवाइड करें, और अभी 1 ही साल गुजरा है, तो 12 में से 4 नेट करके 8 रह गया। सरप्लस बाकी है तो ट्रांसफर होगा। जब तक सरप्लस बाकी है तब तक डेप्रिसिएशन के साथ सरप्लस ट्रांसफर हुआ करेगा। IAS 23 में रिकग्निशन लिखी थी मैंने एक अच्छा एक बात कल मैंने गुडबर्ग में बता दी थी, यानी ये रिकॉर्डिंग वालों को बता दी थी, जीटी में नहीं बताई थी। IAS 16 में ना जब कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट की लिस्ट लिखवाई थी बहुत शुरू में, कि प्लांट की कॉस्ट में क्या क्या शामिल होगा, तो उस लिस्ट के बाद एक नोट लिखवाया था कि अगर उधार पे खरीदा है प्लांट, गुडबर्ग में तो मैंने कल बता नहीं दिया था, फिर दोबारा देखने लग गए। जीटी कल नहीं मिला था। अच्छा, कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट की लिस्ट में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह सब जो थी, उसके बाद अच्छा चले अगर नहीं मिल रहा तो आज वाले लेक्चर में लिखने कोई मसला नहीं है। उसके बाद एक नोट लिखवाया था कि अगर प्लांट खरीदा है उधार पे और वो भी बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स, तो फिर जो कैश इक्विवेलेंट प्राइस है वो प्लांट की कॉस्ट में ऐड होगी, और जो एक्स्ट्रा पैसे हैं वो इंटरेस्ट है। तो अगर वो चीज वहां लिखी मिल गई है तो वहां पर सिर्फ 2 वर्ड 3 वर्ड ऐड कर लें। जो मैंने लिखवाया था कि जो डिफरेंस है वो इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज होगा ओवर द पीरियड, बस उसमें सिर्फ इतना लिख लें कि वो इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज होगा एज पर IAS 23, एज पर IAS 23। इस बात का मतलब यह है कि अगर ये प्लांट क्वालिफाइंग एसेट हुआ तो फिर ये इंटरेस्ट भी प्लांट की कॉस्ट में ऐड होगा, और अगर क्वालिफाइंग एसेट ना हुआ तो फिर एक्सपेंस बनेगा। क्वालिफाइंग एसेट वो होता है जिसको खरीदने से लेकर वर्किंग कंडीशन में लाने तक टाइम लगता है, और महीनों में वो कम से कम होगा। तो अगर बोरिंग कॉस्ट क्वालिफाइंग एसेट के लिए है तो उसकी कॉस्ट में ऐड होगी, और अगर क्वालिफाइंग एसेट के अलावा बिजनेस ने कोई और बोरिंग की है तो बोरिंग कॉस्ट एक्सपेंस बनेगी। यहां तक बात कल खत्म हुई थी। अच्छा ये लिखना नहीं दबानी, बस एक चीज पूछ रहा हूं। 1 मार्च को एक लोन लिया और 200 मिलियन का, और इंटरेस्ट रेट है 18%, और इंटरेस्ट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 23 कितना? कैसे? 200, 18% और 10/12, 30। इस कैलकुलेशन में अमाउंट जिस पे रेट लगना है, रेट और पीरियड। तो बोरोइंग कॉस्ट, और बोरिंग कॉस्ट में ना हाँ गुलबर्ग में मैंने एक मिसाल और लिखवाई थी, जीटी में नहीं लिखवाई थी, जीटी वाले कल वाले लेक्चर में मिसाल और ऐड कर लें। बोरिंग कॉस्ट की जो मैं मिसालें लिखवा रहा था उसमें इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड और एक्सचेंज लॉस ये लिख दिया था ना। एक मिसाल जीटी वाले बच्चे और लिख लें, जीटी में नहीं बोली थी मैंने। वन ऑफ चार्जेस, जीटी गार्ड डाउन, वन ऑफ चार्जेस प्रोसेसिंग चार्जेस हो गए जैसे, यानी जो वन ऑफ, जिस तरह जब कोई काम शुरू करते हैं तो कुछ हो सकता है ना जी, रजिस्ट्रेशन फीस है, तो उस तरह के कोई चार्जेस अगर, तो वो भी बोरिंग कॉस्ट ही है। प्रोसेसिंग फीस हो सकती है। नॉर्मली सवालों में इंटरेस्ट एक रेट की शक्ल में ही होगा, चाहे वो इंटरेस्ट हो, चाहे वो मार्कअप का वर्ड हो, चाहे वो प्रेफरेंस डिविडेंड हो, वो रेट की शक्ल में ही होगा। तो जो इंटरेस्ट की अमाउंट बनती है, अगर ये क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड है तो एसेट की कॉस्ट में ऐड होगी। अच्छा क्यों ऐड होगी? ये भी कल रीजन बताई थी कि अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए हम कोई इक्विपमेंट किराए पे लेते
तो उसका किराया बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड करते हैं, तो पैसे किराए पे ले रहे हैं तो पैसों का किराया, तो ये पैसों का किराया ही है। इसको हम बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज कर लेंगे क्वालिफाइंग एसेट की कॉस्ट में। 30 कैलकुलेट करने के लिए अमाउंट इस्तेमाल हुई, रेट इस्तेमाल हुआ और पीरियड इस्तेमाल हुआ। तो अब मैं आपको ना पढ़ाने ये लगा हूं कि जितनी कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट क्वालिफाइंग एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज करनी है वो कैलकुलेट कैसे करनी है, उसके लिए मैं पहले पीरियड की गाइडेंस देने लगा हूं कि कितने पीरियड की, और फिर पीरियड की गाइडेंस जब समझा लूंगा तो फिर विद इन दैट पीरियड ये समझाऊंगा। ये 3 चीजें चाहिए ना। तो क्वालिफाइंग एसेट की कॉस्ट में हमने ये इंटरेस्ट ऐड करना है, तो इसके लिए आपको इन 3 चीजों के बारे में मुझे गाइडेंस देनी है। तो पहले मैं आपको इन दोनों को छोड़ के पीरियड की गाइडेंस दे रहा हूं। इसमें क्या बात हो रही होगी कि किस पीरियड में पड़ने वाला इंटरेस्ट एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा। एक बार जब पीरियड की गाइडेंस हो जाएगी तो फिर उसी पीरियड में रहते हुए इन दोनों पे बाद में बात करेंगे। तो पहले मैं आपको गाइडेंस देने लगा हूं कैपिटलाइजेशन पीरियड से रिलेटेड। कैपिटलाइजेशन पीरियड, ये नाम से पता चल रहा है कि इससे क्या मुराद है। कैपिटलाइजेशन पीरियड क्या, कि कितने टाइम पीरियड में कैलकुलेटेड इंटरेस्ट एसेट की कॉस्ट में ऐड करना है, कैपिटलाइजेशन पीरियड। कोई टाइम पीरियड जो होता है, कोई अकाउंटिंग ईयर कह लें बेशक, तो वो 2 पॉइंट्स के दरमियान है। यानी अगर 1 जनवरी से 31 मई के दरमियान 5 महीने का पीरियड है, तो पीरियड एक 2 डेट के दरमियान का एरिया है। तो कैपिटलाइजेशन पीरियड का कोई स्टार्टिंग पॉइंट होगा, कोई एंडिंग पॉइंट होगा, उसके दरमियान वाले को हम पीरियड कह रहे हैं। एक मिसाल से समझा रहा हूं, और आप पहले मैं आपको बता देता हूं मैं कितना फैलाने लगा इस काम को, आप अकॉर्डिंगली अपने पेज पे नोट करिएगा। पहले मैं ये बना लूं, फिर उसके बाद लिखिएगा। यार एसी चला दे। अच्छा चलो, नहीं चलाना एसी। यार कैसे जवान है यार आप लोग। नहीं रहने दो ना फिर, चलो। एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करनी है, और ये जो मैंने टाइमलाइन बनाई है ना, मैंने इसके नीचे आपको 3 कॉलम्स में चीजें लिखवानी है। यानी एक हेडिंग दूंगा मैं कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन, एक हेडिंग दूंगा मैं सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। और ये टर्म्स भी इंपॉर्टेंट है, आईएएस की वर्डिंग है, ये टर्म्स भी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में भी काम आ सकती हैं। और एक हेडिंग दूंगा मैं सेसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। तो आपने अगर ये टाइमलाइन ड्रॉ करनी है तो वो आप देख लें, आपने उसको ऐसे रजिस्टर रखना है कि ऐसे रजिस्टर रखना है कि 2 पेजेस मिला के करनी है, वो आपकी मर्जी है। कुछ अंग्रेजी नहीं, काफी कुछ अंग्रेजी इधर लिखवाऊंगा, कुछ इधर लिखवाऊंगा, कुछ छोटी सी इधर लिखवाऊंगा। लोन पे इंटरेस्ट बैंक कब से कब तक चार्ज करेगा? नहीं जब नहीं है, देखें ना, डेट देखें।
1 जनवरी 22 से 30 सितंबर। क्यों? क्योंकि बैंक ने हमें लोन दे दिया तो वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना शुरू कर देगा। हमने वो पैसा इस्तेमाल किया नहीं किया ये बैंक का मसला नहीं है। तो हमें इस मिसाल में इंटरेस्ट यहां से लेके तो यहां तक पढ़ना ही पड़ना है। ये जो 2 महीने मैंने इधर डॉटेड पोर्शन बनाया है, इन 2 महीनों में काम रुक गया, वर्क सस्पेंड हो गया। ये मैंने लिखा है 1 जनवरी 22 लोन ऑब्टेन्ड, ये मैंने लिखा है 1 मार्च 22 वर्क स्टार्टेड, 1 अप्रैल 22 लिखा है ये जो भी काम हो रहा है सबसे पहला खर्चा इस दिन हुआ, फर्स्ट पेमेंट। 1 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक काम रुका रहा, वर्क सस्पेंडेड। 31 जुलाई को बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंप्लीट और 30 सितंबर को लोन वापस कर दिया। अब इस मिसाल की मैंने एक मिसाल ली है, इस मिसाल से मैं ये बताने लगा हूं कि कितने महीनों में पड़ने वाला इंटरेस्ट बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होना है, ये बताने लगा। अच्छा, एक अकलमंदी ये भी है कि अगर आप ये 3 ऐसे मैनेज नहीं कर सकेंगे तो लाइन बना के इन तीनों को नीचे एक नंबरिंग से लिख लेना। पहले ये बताऊंगा, फिर ये बताऊंगा, फिर ये बताऊंगा। इस लाइन के नीचे तो मैंने इसको लिखा है क्योंकि मैंने इस मिसाल से ना इनको रिलेट भी करना है। यानी मैंने ये तो यहां अंग्रेजी बता दूंगा कि कमेंसमेंट की कंडीशंस क्या हैं, इस मिसाल में कमेंसमेंट कहां से करनी है वो यहां से एरो लगा दूंगा, इसलिए मैंने नीचे लिखा है। लेकिन अगर आपको जगह की मुश्किल हो तो ना पड़े इस मुश्किल में, एक एक करके लिख लेना हेडिंग। यहां तक पहुंचे फिर मैं वो लिखाता हूं कमेंसमेंट। सेसेशन, CESSATION, सेसेशन। हाँ जी, यहां तक नोटेड। कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन, नाम से क्या मतलब लग रहा है कि कैपिटलाइजेशन करना शुरू कब करना है, यानी जो आपको जो कैपिटलाइजेशन पीरियड बताने लगा हूं वो पीरियड शुरू कब से होगा। तो बच्चा रोज स्कूल में कितना टाइम गुजार रहा है, कितना टाइम क्लास स्कूल लगने से लेके छुट्टी तक, और दरमियान में उसकी ब्रेक भी है। तो ये जो कैपिटलाइजेशन पीरियड है, एक का स्टार्ट होगा, एक एंड होगा और एक ब्रेक होगी। तो ये कैपिटलाइजेशन के महीने होंगे। कैपिटलाइजेशन पीरियड क्या है? जितने महीनों का या जितने पीरियड का इंटरेस्ट क्वालिफाइंग एसेट की कॉस्ट में ऐड करना है। इस पीरियड को गिनने के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एक एंडिंग पॉइंट। देखें, स्टार्ट और एंड होगा तो गिनेंगे ना, एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एंडिंग पॉइंट होगा और दरमियान में कोई ब्रेक हो सकती है। तो ब्रेक निकाल के बाकी महीने ये कैपिटलाइजेशन पीरियड होगा। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? इस स्टार्टिंग पॉइंट को कहते हैं कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन। लिखें इसमें अंग्रेजी, कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट। Shall commence, capitalization of borrowing cost shall commence on the date when entity first meets all of the following conditions.
फर्स्ट मीट्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। अच्छा, इसको ना, ये जो मैं बताने लगा हूं, ये तो मैंने आपको आईएएस की वर्डिंग बता दी कि जब पहली दफा ये सारी कंडीशंस पूरी हो जाए, और अगर ये तीनों नहीं, ये तीनों नहीं, तीन कंडीशंस, तीन कंडीशंस हैं, अगर अलग अलग दिन पे पूरी हो रही हो, तो जिस दिन आखिरी वाली पूरी हो रही होगी, क्योंकि जिस दिन आखिरी वाली पूरी होगी उस दिन ऑल पूरी हो गई होंगी। तो अगर आपको ये बात क्लियर पता चल रही है तो ठीक है, नहीं तो ये लिखना चाहे तो लिख लें कि अगर ये मैं तीन कंडीशन बताऊंगा, अगर ये तीनों अलग अलग दिनों में पूरी हो रही हैं तो जिस दिन आखिरी पूरी हो रही है। व्हेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस वाली बात अगर आपको अंग्रेजी से समझ आ रही है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं तो अपने आप को अपनी जबान में समझा लें कि तीन कंडीशन बताऊंगा, अगर ये कंडीशंस अलग अलग दिनों में पूरी हो रही हैं तो कौन सी डेट कैपिटलाइजेशन कमेंस होगी? जिस दिन आखिरी वाली कंडीशन पूरी हो रही है। आखिरी में तीसरी कंडीशन को नहीं बोल रहा, मैं आपको तीन तरतीब से लिखवाऊंगा। ये नहीं कह रहा कि पहले पहली पूरी होगी, फिर दूसरी होगी, फिर तीसरी होगी। हो सकता है पहले तीसरी पूरी हो, फिर पहले पूरी हो, फिर दूसरी पूरी हो। तो कौन सी डेट होगी कैपिटलाइजेशन कमेंस? जिस दिन इन तीनों में से आखिरी पूरी हो रही होगी। अब कंडीशंस लिखें। ये बात अपनी जबान में लिख लें तो फिर मैं कंडीशंस बताता हूं। समझा लिया अपने आपको? चल फिर कंडीशन लिखें नंबर 1। अच्छा, मैंने आपको कंडीशंस की ऑफिशियल अंग्रेजी बताऊंगा क्योंकि ये एमसीक्यूज में भी काम आ सकती है, इवन के ये सवाल भी आ सकता है कि डिस्कस के कैपिटलाइजेशन कंडीशंस या कमेंसमेंट कब होती है, ये अंग्रेजी भी पेपर में लिखने को पूछी जा सकती है। तो इसलिए ऑफिशियल अंग्रेजी भी बताऊंगा और फिर उसको ब्रैकेट में अपनी जबान में लिखने के लिए भी समझा दूंगा। तो पहली कंडीशन की अंग्रेजी है ऑफिशियल वाली, एंटिटी इनकर्स एक्सपेंडिचर फॉर द एसेट। एंटिटी इनकर्स एक्सपेंडिचर फॉर द एसेट, ये पहली कंडीशन की ऑफिशियल अंग्रेजी। और अब इसको मैं आपको देसी बता रहा हूं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि जब इस एसेट पे खर्चा पहली बार जेब से पैसे आउट हो जाए तो पहली कंडीशन पूरी हो गई। दोबारा, पहली कंडीशन का मतलब है कि ये जो हम काम कर रहे हैं ना सारा, जब पहला खर्चा होगा, पहला पैसा जब आउटफ्लो होगा तो पहली कंडीशन पूरी हो जाएगी। क्या मैंने ये कहा है कि लोन के पैसों में से पहला खर्चा? नहीं, बस पहला खर्चा जब पैसे आउटफ्लो हो जाएंगे तो पहली कंडीशन पूरी हो गई। इस एसेट से रिलेटेड, चाहे वो इसका एडवांस ही क्यों ना पकड़ाया हो हमने, वो भी तो पैसा आउटफ्लो ही है ना। चाहे ठेकेदार को पैसे दिए हो, चाहे इस खुदाई शुरू करने से पहले गवर्नमेंट की कोई फीस दी हो, तो इस एसेट से रिलेटेड कोई भी पैसा जब पहली दफा आउटफ्लो होगा तो ये पहली कंडीशन पूरी हो जाएगी। हाँ जी, दूसरी कंडीशन, एंटिटी इनकर्स बोरोइंग कॉस्ट। एंटिटी इनकर्स बोरोइंग कॉस्ट, ये हो गई ऑफिशियल अंग्रेजी। अब इसके साथ ब्रैकेट में अपनी जबान में लिखें कि इस कंडीशन का मतलब है कि बोरोइंग हो चुकी हो, यानी लोन लिया जा चुका हो। बोरोइंग हो चुकी हो मतलब लोन लिया जा चुका हो, क्योंकि लोन लिया जा चुका तो बोरोइंग कॉस्ट पड़नी शुरू हो गई। तो दूसरी कंडीशन की आपके लिए पहचान ये है कि बोरोइंग हो चुकी हुई हो, लोन लिया जा चुका हो। तीसरी कंडीशन, पहले ऑफिशियल अंग्रेजी, एंटिटी अंडरटेक्स एक्टिविटीज दैट आर नेसेसरी, दोबारा बता रहा हूं, एंटिटी अंडरटेक्स एक्टिविटीज दैट आर नेसेसरी टू प्रिपेयर द एसेट। और हाँ, वो कल एक क्लास में एक वर्ड मुझसे मिस हो गया था, वो मुझे बाद में याद आया था, पता नहीं जीटी में या गुलबर्ग में। क्वालिफाइंग एसिड की डेफिनेशन देखें जो मैंने कल लिखवाई थी। किसी एक क्लास में एक वर्ड मिस किया मैंने, एक में लिखवा दिया था, दूसरी में मिस कर दिया। ठीक है, जीटी में लिखवा दिया था, गुलबर्ग में मिस किया था, तो ये रिकॉर्डिंग में भी मिस हुआ है। क्वालिफाइंग एसिड की जो डेफिनेशन लिखी थी, आखिरी वर्ड क्या था? इंटेंडेड। यूज के बाद लिखें और सेल।
क्योंकि मैंने मिसालों में एक इन्वेंट्री की मिसाल भी तो दी थी, घर बना के बेचते हैं, तो इंटेंडेड यूज और सेल, यानी हम एसेट खुद अपने लिए बना रहे हो पीपीई, तो वर्किंग कंडीशन में आने तक, और अगर हम दूसरे के लिए बना रहे हैं तो सेल करने के काबिल होने तक, तो इंटेंडेड यूज और सेल। अच्छा जी, क्या लिखा कंडीशन में? प्रिपेयर द एसेट फॉर इट्स, प्रिपेयर द एसेट फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल। प्रिपेयर द एसेट फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल। पहले इसकी अंग्रेजी पढ़ के देखें, कुछ टूटा फूटा जरा भी समझ आ रहा है कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा? हाँ जी, तो तीसरी कंडीशन का एग्जाम में ढूंढने के लिए मतलब यह है कि काम शुरू हो गया, और काम शुरू होना मतलब सिर्फ फिजिकल कंस्ट्रक्शन नहीं है, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से इजाजत लेनी पड़ रही है तो वो भी काम शुरू हो गया, नक्शा बनवा रहे हैं तो वो भी काम शुरू हो गया। दोबारा बता रहा हूं, इस तीसरी कंडीशन का मतलब है कि जिस दिन काम शुरू हो जाए, याद करने में, लिखने में, या पूरी होने में? हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, तीनों कंडीशंस जरूरी नहीं है कि तरतीब से पूरी होंगी। हो सकता है काम पहले शुरू हो जाए, पैसे बाद में दें, लोन उसके भी बाद मिले, तो बिल्कुल इनकी तरतीब आगे पीछे हो सकती है। तीसरी वाली मैं मजीद एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसमें एक बात तो मैंने की है जब काम शुरू हो जाए, इसको मजीद एक्सप्लेन कर रहा हूं कि काम से क्या मुराद है। काम से सिर्फ फिजिकल कंस्ट्रक्शन मुराद नहीं है, परमिशन लेना, नक्शा बनना, ये सब शामिल है। सीमेंट खरीद लिया, खरीद के लाना, ये सब खरीदने से शुरू हो गया हुआ है। जैसे वो डालोगे ना कि मैं तो उसी दिन मर गया था जिस दिन ये हुआ था, तो काम उसी दिन शुरू हो गया था जब नक्शा बनवा लिया था। तो जब पहला काम हमने शुरू कर दिया था तो तीसरी कंडीशन पूरी हो गई। अब ये तीनों कंडीशन तरतीब से पूरा होना जरूरी नहीं है। मेरी इस मिसाल में पहले लोन ले लिया, फिर काम शुरू हुआ, पैसे पहले जेब से गए यहां, तो इस दिन तीनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं। तो मेरी मिसाल के अंदर ये यहां से हो रही है कमेंसमेंट, तो इससे पहले पड़ने वाला इंटरेस्ट बैंक को कहेंगे नहीं इंटरेस्ट नहीं देना तुम्हें, हमने कैपिटलाइज नहीं होगा, तो इन 3 महीनों में जो इंटरेस्ट पड़ेगा ये एक्सपेंस बनेगा, क्योंकि कैपिटलाइजेशन पीरियड यहां से अब शुरू होने लगा। यह है कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन। तो बोरिंग कॉस्ट कितने पीरियड की कैलकुलेट करके एसेट में ऐड करनी है, वो पीरियड शुरू कहां से करना है, ये है कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन। मेरी इस मिसाल में वो 1 अप्रैल से शुरू होगा। पहली कंडीशन क्या थी? एक्सपेंडिचर इनकर हो जाए, मेरी मिसाल में वो यहां पूरा हो रहा है। दूसरी थी कि लोन ले लिया हो, वो यहां पूरा हो रहा है। तीसरी थी कि काम शुरू हो चुका, वो यहां हो रहा है। तो इस दिन कैपिटलाइजेशन कंडीशन पूरी हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही, अगर हमने सारी बिल्डिंग ही उधार पे बनवा ली तो कोई बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होगी, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन होता नहीं है ना, बिल्डिंग उधार पे कहां बनाएंगे। हाँ, वैसे अगर सिर्फ डिस्कशन की बात करें तो अगर सारे के सारे पैसे 1 रुपया भी हमने सब एंड पे देना है तो कैपिटलाइजेशन पीरियड ही कोई नहीं होगा। जी जी, हाँ, चार्जेस पड़ गए थे, लोन नहीं लिया था। FAR 1 में ना इसका जवाब मुश्किल है। FAR 1 में तो इतना जवाब दे सकता हूं बस के नहीं, बोरिंग कॉस्ट इनकर तब से नहीं हो रही, क्योंकि जो 1 ऑफ चार्जेस बताए ना मैंने, ये FAR 2 में आप पहुंचेंगे तो वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से एक चीज पढ़नी है, तो वो वहां पर ये इफेक्टिव रेट समझ आता है। तो अभी FAR 1 में नहीं, ऐसा नहीं होगा। लोन लेंगे तो हाँ, अपनी अपनी वाली मिसाल कह रहे हो कि अगर पेमेंट एंड पे कर रहे हैं तो नहीं, फिर सवाल क्या है दूसरा? हाँ, नहीं, पहली बात तो ये कि ऐसा हो नहीं सकता कि हमने पेमेंट सब एंड पे देनी हो। चलो हो भी गया तो 1.5 साल पहले लोन लेके हम क्या करेंगे? अगर पैसे देने ही 1.5 साल बाद हैं तो फिर हम लोन ही क्यों लेंगे अभी? वो भी तो तब, मतलब 1.5 साल हम लोन लेके क्या करेंगे? वो भी नहीं लेंगे फिर। तो फिर बोरिंग कॉस्ट ही नहीं होगी तो फिर ये टॉपिक ही नहीं होगा। लेकिन लोन ले रहे होंगे तो पैसे भी शुरू में दे रहे होंगे ना। फिर कमेंसमेंट डन। यहां से जो पीरियड शुरू हुआ उतने पीरियड में पड़ने वाला इंटरेस्ट कैपिटलाइज होने लग जाएगा।
यानी ये जो मैं भी यहां पीरियड बता रहा था ये शुरू हो गया, ब्रेक। ये ब्रेक क्यों आएगी? मेरे इस मिसाल में इन 2 महीनों में काम रुक गया, तो बैंक वाले कहेंगे अच्छा काम आपका रुक गया है तो चलो हम इंटरेस्ट भी नहीं लेते, इंटरेस्ट पड़ेगा। तो जो इन 2 महीनों में पड़ने वाला इंटरेस्ट होगा वो कैपिटलाइज होगा या नहीं होगा? मैं ही बता रहा हूं, मैं आपसे नहीं पूछा। इन 2 महीनों में पड़ने वाला इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा या नहीं होगा डिपेंड करता है कि ये काम रुका क्यों है। अगर काम का रुकना इस कंस्ट्रक्शन का एक प्लान्ड जरूरी हिस्सा था, जैसे अगर ब्रिज बन रहा है किसी दरिया पे और ये उस दरिया में हर साल की रूटीन है कि जुलाई अगस्त के 2 महीने सैलाब का लेवल इतना होता है कि काम रोकना पड़ता है, टोटल 4 साल का प्लान था, उस 4 साल के कंस्ट्रक्शन प्लान में ये 2 महीने हर साल सैलाब के होने ही होने थे। कंस्ट्रक्शन प्लान करने वाले ने इन 2 महीने का काम रोकना प्लान किया हुआ था, तो ये 2 महीने का काम रुकना नॉर्मल है, यानी जो पहले ही एक्सपेक्टेड था। नॉर्मल कॉस्ट भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो कल ही ये बात बताइए, नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड, तो नॉर्मल वो जो ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था, जो हमने ऑलरेडी प्लान का हिस्सा समझा हुआ था। लेकिन अगर काम इसलिए रुक गया कि मजदूरों की हो गई कोई लड़ाई, कोई गालम गलोच हुई, बात बढ़ गई, बरादरी तक बात पहुंच गई, कोई जुर्म हो गए, वहां पुलिस आ गई, काम रुक गया। अब जो काम रुक गया, ये काम का रुकना एबनॉर्मल है, प्लान का हिस्सा नहीं था, सैलाब नहीं आया करता था, लेकिन आ गया और काम रुक गया, एबनॉर्मल है। इन 2 महीनों, अच्छा मिसाल 2 महीने, 1 महीना भी हो सकता है, इवन कि आधा महीना भी हो सकता है, सवाल में आधा महीना भी हो सकता है। जिस इलाके में ये कंस्ट्रक्शन हो रही है उस इलाके में 1 महीना इतनी गर्मी पड़ती है कि बाय लॉ काम रोकना होता है। ये प्लान का हिस्सा था कि इस 1 महीने में काम रुकता ही रुकता है। अब काम का रुकना नॉर्मल है। 2 महीने काम रुक गया क्योंकि पैसे मुक गए, अब कहीं से पैसे और अरेंज होंगे, फिर काम शुरू होगा, एबनॉर्मल है। हमसाये ने केस कर दिया, कोर्ट से स्टे ले लिया, एबनॉर्मल है। सप्लायर जो सीमेंट बजरी का सप्लायर था, उनके गवर्नमेंट से कोई मसले चल रहे थे, उन्होंने स्ट्राइक कर दी, काम रुक गया, एबनॉर्मल है। वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी, एबनॉर्मल है। खुदाई कर रहे थे, सोना निकल आया, काम रुक गया, सबने बिल्डिंग छोड़ के सोना निकालना शुरू कर दिया, तो फिर ये एबनॉर्मल है। तो नॉर्मल एबनॉर्मल पहचानना कोई बड़ा मसला होता नहीं सवाल में। तो अब इसकी अंग्रेजी लिखें। Capitalization of borrowing cost. Capitalization of borrowing cost shall be suspended. Capitalization of borrowing cost shall be suspended during extended periods. During extended periods in which active development of qualifying asset is suspended only if this suspension is abnormal. अच्छा, अब अगर तो नॉर्मल एबनॉर्मल आपको इतना अच्छा समझ आ गया है कि अपने आप को समझाने के लिए कुछ नहीं लिखना तो ना लिखे, और अगर अपने आप को समझाना है तो लिख लें कुछ। जो टोटल कंस्ट्रक्शन प्लान का हिस्सा था ना गैप, जैसे क्रिसमस की छुट्टियां, रमजान की छुट्टियां, ईद की छुट्टियां, ये तो खैर कम होती हैं लेकिन को 15 दिन कम से कम हो। फिर इसके अलावा कोई ये जो फॉग की छुट्टियां, यानी जो कंस्ट्रक्शन प्लान का हिस्सा था, वाटर लेवल हाई हो जाने की छुट्टियां, टेम्परेचर एक लेवल से ज्यादा ऊपर चला जाने की छुट्टियां, ये नॉर्मल है। और जो सब अनएक्सपेक्टेड था, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, कोर्ट ने स्टे ले लिया, पैसे खत्म हो गए, ये एबनॉर्मल है। इसका ना सब्जेक्टिव आंसर है कि प्लान रिवाइज कर लें, या अगर हमने पहले ही प्लान सोचा था कि 15 महीने में काम खत्म हो जाएगा, क्या पता अब 18 महीने में जाके, ये जरा प्रैक्टिकल चीज है, सवाल में मुश्किल होता है इसको जज करना।
तो ये सवाल की हद तक ये जो है ना कि कौन सा काम रुकना नॉर्मल है कि एबनॉर्मल, ये प्रैक्टिकली बहुत सब्जेक्टिव होकर सोचना पड़ता है। लेकिन एक स्टूडेंट को जिस हद तक बस कॉन्सेप्ट बताया जा सकता है, वो मोटी मोटी बात यही है कि जो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन प्लान का हिस्सा था ना, कि ये काम रुकना ही रुकना है, मौसम की वजह हो सकती है, तो ये नॉर्मल है। और जो अनएक्सपेक्टेड है, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, पैसे खत्म हो गए और जमीन में कोई मसला निकल आया जो सोचा ही नहीं था, ये एबनॉर्मल है। ये जितनी मिसालें दी थी, मिसालें भी लिख लेते तो अच्छा था, अच्छा होता है। अच्छा, एक बात कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए पूछ रहा हूं, अपनी तसल्ली के लिए, उम्मीद तो है कि आप सही बता देंगे। अगर ये कंस्ट्रक्शन की नेचर कुछ ऐसी होती कि जिस ठेकेदार से हम कंस्ट्रक्शन करवा रहे होते, उसके साथ हमने ये तय किया होता, या हो सकता है कि कोई सरकारी रूल होता कि जब बुनियादें पड़ जाएंगी उसके बाद आप गवर्नमेंट के फलाने डिपार्टमेंट में अप्लाई करेंगे, फिर फलाना एक्सपर्ट आएगा, वो सर्वे करके इजाजत देगा, तो फिर अगला काम शुरू होगा। इसमें अप्लाई करने के 10 दिन, फिर वो कंसल्टेंट आता है, फिर गवर्नमेंट की तरफ से लेटर आता है, फिर उसके अगले 15 दिन के अंदर वो बंदा पहुंचता है, फिर वो रिपोर्ट लिखने के 15 दिन लेता है, फिर इस महीने के बाद जाके काम शुरू होता है। तो ये काम सस्पेंड हो गया, यानी एक्टिव डेवलपमेंट सस्पेंड हो गई? नहीं, काम चल रहा है। ये बात ओके ना? जबरदस्त जी। हादसा तो फिर नॉर्मल है ना। अच्छा, आप एक एग्जाम नोट्स के बारे में लिख लें कि अगर आपको काम रुकने की रीजन बताई है तो रीजन को समझें और पहचानें कि नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है, और अगर रीजन नहीं बताई तो बाय डिफॉल्ट एबनॉर्मल है। दोबारा, अगर क्वेश्चन में काम सस्पेंड होने की रीजन बताई हुई है तो फिर आपको रीजन पढ़ के समझ के पहचानना पड़ेगा कि नॉर्मल है कि एबनॉर्मल। और अगर काम रुकने की रीजन नहीं बताई हुई तो फिर बाय डिफॉल्ट वो एबनॉर्मल है। यहां अच्छा, मेरी इस मिसाल में अगर हम इसको एबनॉर्मल मान लें तो इन 2 महीनों में पड़ने वाला इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा, यानी वो एक्सपेंस बनेगा। और उसके बाद सस्पेंशन खत्म हो गई तो फिर से कैपिटलाइज होने लग गया। तो पीरियड का स्टार्टिंग पॉइंट, ब्रेक आ गई, अब एंडिंग पॉइंट, क्योंकि पीरियड तो तभी काउंट होगा ना जब कोई एंडिंग पॉइंट होगा। एंडिंग पॉइंट, जब तक लोन वापस ना करें तब तक कैपिटलाइज होता रहे, या जब एसेट पूरा हो जाए? जब एसेट पूरा हो जाए। तो इस मिसाल में बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करना कब रोक देंगे? यहां। और इंटरेस्ट तो इसके बाद भी पड़ता जा रहा है, तो वो एक्सपेंस। इंग्लिश का वर्ड सीज करना क्या होता है? सीज, रोक देना। ये वही है, सिसेशन, यानी सीज जो है वो वर्ब हो गया, तो ये उसी का है, सिसेशन। इसमें लिखेंगे अंग्रेजी, सिसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन में अंग्रेजी लिखें, कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट, कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट shall be seized, capitalization of borrowing cost shall be seized, मतलब full stop, खत्म, when necessary activities are substantially complete, यानी आसान अल्फाज में जब काम पूरा हो जाए।
यहां पर ना अब एक कॉमन सेंस की बात है, अज्यूम करूं कि ना करूं, अगर काम पूरा होने से पहले ही लोन वापस कर दें, अगर काम होने से पहले ही लोन वापस कर दें तो कब तक बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होती रहेगी, है ना? क्योंकि लोन ही वापस हो गया तो फिर किसको कैपिटलाइज करना। ठीक, इस कैपिटलाइजेशन पीरियड, ये जो सारा टॉपिक बता दिया, इस पूरे पीरियड में जितनी अंग्रेजी लिखाई है ना, ये अंग्रेजी याद भी करनी है, ये थ्योरेटिकली भी पूछी जा सकती है, एमसीक्यूज में भी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए एग्जाम नोट लिखें, इसके लिए, इस सेशन के लिए एग्जाम नोट क्या है, बस ऐसी नोट लिखें, आइए पैराग्राफ ये ऐसे, इसके नीचे पॉइंट लिख, समझा देता हूं पहले। बहुत ज्यादा तो नहीं होगा ये, लेकिन बाज बिल्डिंग्स ऐसी हो सकती हैं कि जिनमें इतना टेक्निकली काम चल रहा हो कि एक एक फ्लोर बनता जा रहा हो। वैसे ज्यादा प्रैक्टिकल है नहीं है, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूं। हो सकता है इस तरह से हो कि एक एक फ्लोर कंप्लीट होता जाता हो और सारी जो स्ट्रक्चर था वो पूरा खड़ा हो गया था, लेकिन एक एक फ्लोर की फिनिशिंग होती जा रही है कंप्लीट बिल्कुल, और उसमें ऑफिस के लोग शिफ्ट होकर वो काम हम शुरू करते जा रहे हैं। मीनवाइल बाकी फ्लोर में कंस्ट्रक्शन चल रही है, और वो भी इस तरह से है कि बिल्डिंग जिससे बनवा रहे थे वो भी हमें फ्लोर फ्लोर करके ही पैसे बता रहा था। यानी उसका काम भी ये था कि एक फ्लोर पूरा हो गया, इतने पैसे मेरे बनते हैं, मतलब वो फ्लोर सेपरेट पार्ट्स समझ सकते हैं। या और मिसाल देता हूं, एक, अब तो है प्राइवेट कॉलेज भी छोटे छोटे से होते हैं, पता नहीं आप एफएससी एफए कहां से करके आए हैं। को बड़े बड़े पुराने दौर के ना, अगर ये जीसी एफसी और इसी तरह गर्ल्स कॉलेज भी पुराने पुराने इस तरह से हैं सरकारी, बहुत बड़े बड़े एरिया होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ब्लॉक्स होते हैं अलग अलग। तो अगर कोई बिल्डिंग ब्लॉक्स की शक्ल में हो दिखने में एक ही बिल्डिंग, लेकिन एक ब्लॉक, उसके दरमियान एक कॉरिडोर जुड़ा हुआ है, फिर एक ब्लॉक, फिर एक कॉरिडोर जुड़ा हुआ है, तो अब ये ओवरऑल तो बिल्डिंग एक है, लेकिन ये सब अलग अलग ब्लॉक्स हैं। तो जैसे जैसे ब्लॉक्स बनते जा रहे हैं और वो इस्तेमाल के काबिल होते जा रहे हैं, तो फिर भी जब पूरे सारे 10 ब्लॉक्स मुकम्मल हो जाएंगे तब तक बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होती जाए या ब्लॉक बाय ब्लॉक चलते जाए। बस आपको तो आइए आता है, सारा लिखेंगे दीदी। व्हेन कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसिड, ये मैं इसी में सेशन में लिखा रहा हूं, व्हेन कंस्ट्रक्शन क्या बोले, व्हेन कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसिड इज कंप्लीटेड इन पार्ट्स, when construction of qualifying acid is completed in parts and each part is capable of being used while construction continues on other parts, then capitalization of borrowing cost shall be ceased for each completed part. चलिए, कैपिटलाइजेशन पीरियड, ये जो सारी कहानी बता रहा था ये खत्म, और अब लेक्चर नंबर चेंज करके तो अब इसकी ना शदीद किस्म की न्यूमेरिकल प्रैक्टिस शुरू करते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ऑटम 23 का कोई सवाल किया मैंने डिस्कस कभी अभी तक? ऑटम 23 वो स्प्रिंग था भाई। चलिए ये लेक्चर बंद करते करते जरा क्या भाई, हो गया ये एक सवाल जबानी देखते जाए। जी हैं, पक्की बात।
पढ़ेगा। ये रीसेंट अटेम्प्ट का सवाल है, 6 नंबर पढ़े। अच्छा बिल्कुल ठहरे। अगर वैसे भी अकाउंटिंग याद करनी हो तो अकाउंटिंग याद ही करते हैं, ये 3 कंडीशन याद ही करनी है ना। तो अब तक सवालों में क्या था कि सब न्यूमेरिकल ही आता है इसमें से, लेकिन बहरहाल ये याद तो करना होता है। तो एग्जामिनर ना आपसे रट्टा एक्सपेक्ट नहीं करता। अगर आपको ये अंग्रेजी वर्ड बाय वर्ड नहीं भी याद है, लेकिन याद तो की हुई है कि जब बोरिंग कॉस्ट इनकम हो जाए, तो इसमें 6 नंबर में उसने वही सारी जो भी आपको सारी बातें बताई हैं, कमेंसमेंट, वो सब लिखवाया था। तो ये हो सकता है FAR 1 के अंदर कि आपका कॉन्सेप्ट आपको अंग्रेजी में लिखने को कह दे। तो जिनकी अंग्रेजी बिल्कुल ही फंस जाती है तो वो फिर रोते हैं कि ये तो थ्योरी का सवाल आ गया। तो क्या को कौन सा आपको कह रहा है कायदे आज़म का 14 नंबर लिखें? तो आपने इसको पढ़ के ये रिक्वायरमेंट के आंसर में वही लिखना है जो भी बताया था। खैर तसल्ली कर लेते हैं, पढ़ लें इसको। हाँ जी, एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की कंस्ट्रक्शन शुरू की है, 2 साल लगेंगे और एक लोन के जरिए से स्पेसिफिकली ऑब्टेन्ड ये काम किया जाएगा और बाकी पैसे एग्जिस्टिंग बोरिंग से लिए जाएंगे। इसका पूरे 6 नंबर का भी जवाब पढ़ाया नहीं आपको, अभी जितना पढ़ाया ना सिर्फ उतना बता रहा हूँ। ये 2 चीजें भी आपको और पढ़ानी है, स्पेसिफिक और एग्जिस्टिंग, ये पढ़ना है अभी, क्योंकि उसने पूछा है कि आप इंफॉर्मेशन बताएं, डेट्स भी और अमाउंट्स भी, जो चाहिए आपको बोरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए। तो अभी तक जितना पढ़ा, क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, किस डेट से कमेंस करना है और कहीं कोई सस्पेंशन तो नहीं है, सेशन कब करनी है, तो ये इंफॉर्मेशन अंग्रेजी में ही आपने जवाब देना है। और बाकी कुछ स्पेसिफिक और जनरल की बातें भी हैं, तो ये देखें, आपको सॉल्यूशन दिखाता हूं उसका। ऐसा नहीं है कि जो स्टूडेंट रटे रटाई चीज बिल्कुल इसी तरह से लिखेगा उसको नंबर मिलेंगे। बात सिर्फ इतनी है कि एग्जामिनर ये जानना चाह रहा था कि कुछ पता भी होता है स्टूडेंट को कर क्या रहे हैं, कुछ अकाउंटिंग याद भी है, तो ये पढ़ के देख लें। ये सिर्फ ये नहीं बताया हुआ अभी, ये रट्टा वाला लिखना है। ये देखें, आप ये पॉइंट पढ़ के देख लें, ये अपने अल्फाज में ही लिख रहा होगा स्टूडेंट, डेट जब खर्चा होना है, क्योंकि उसने पूछा है कि आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, डेट्स बताएं कौन कौन सी चाहिए। तो डेट चाहिए जब खर्चा होना है, डेट चाहिए जब बोरिंग कॉस्ट इनकम होनी है, डेट चाहिए जब नेसेसरी एक्टिविटीज होनी है, हमें पीरियड सस्पेंशन कोई है तो वो चाहिए, वो डेट चाहिए जब सब्सटेंशियली कंप्लीट है। तो ये रट्टा नहीं है, लेकिन ये वही पोर्शन है जो भी बता दिया, ये बताना है अभी। तो इस तरह से थ्योरेटिकल सवाल भी हो सकता है, जो रट्टे वाली चीज नहीं है। अगर ध्यान से सवाल पढ़ें, अब जैसे इस तरह का सवाल पहले कभी कोई हुआ ही नहीं होगा क्लास में, अब स्टूडेंट क्या करेगा, ऐसा तो सवाल सर ने कभी कराया ही नहीं था, ये हम कैसे कर सकते हैं? तो आप सवाल को पढ़ें, इंफॉर्मेशन लिस्ट दी, लिस्ट लिखना है, लिस्ट की शक्ल में क्या इंफॉर्मेशन, कौन सी इंफॉर्मेशन की, डेट्स लिखनी है, तो वही सारी डेट्स उसी में तो पढ़ाई है सारी। तो इस तरह से ना कॉन्सेप्चुअली वो आपसे अंग्रेजी में लिखवा के भी चीजें टेस्ट कर सकते हैं ऐसे। ये किया है रिसेंट में, लाइन बना के भी बता सकते हैं बिल्कुल। चलिए जी ठीक है, लेक्चर 40 चलाते हैं, बिल्कुल वो भी आसान हो जाएगा।